अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम एक इमरजेंसी केस होता है जिसकी वजह क्या होगी, कोरोनरी आर्टरी के अंदर इस्कीमिया होना। कोरोनरी आर्टरी के अंदर ब्लड फ्लो कम हो जाए जिसको हम कोरोनरी इस्कीमिया कहते हैं। इसकी वजह से पेशेंट को एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम होता है। इसकी तीन की कॉजेज होंगे, तीन टाइप्स होती हैं। एक टाइप होती है स्टेमी मतलब एसटी एलिवेटेड मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, और इसके दूसरी टाइप है नॉन एसटी एलिवेटेड मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, और थर्ड टाइप होती है अनस्टेबल एंजाइना। जो स्टेमी होगी, स्टेमी की वजह क्या है कि ये एक्यूट लेकिन कंप्लीट एक्यूट ब्लॉकेज होगी कोरोनरी आर्टरी की, और इसके अंदर ट्रांसम्यूरल इन्फार्क्शन होती है हार्ट के वॉल्व्स की। जिस स्पेसिफिक आर्टरी की ब्लॉकेज होगी उसी स्पेसिफिक एरिया ऑफ द हार्ट, उसी स्पेसिफिक वॉल ऑफ द हार्ट की इसके अंदर ब्लॉकेज होगी। मुकम्मल तौर पर कंप्लीट ब्लॉकेज की वजह से कंप्लीट इन्फार्क्शन होगा। जो एनस्टेमी है, एनस्टेमी के अंदर सप्लाई और डिमांड में मिसमैच होता है जिसकी वजह से नॉन ट्रांसम्यूरल मतलब सिर्फ और सिर्फ सब एंडोकार्डियल इन्फार्क्शन होगा। जबकि लास्ट में अगर हम अनस्टेबल एंजाइना की बात करें वो भी स्टेबल, वो भी सप्लाई और डिमांड में मिसमैच होगा, लेकिन उसके अंदर क्या होता है कि कंप्लीट ब्लॉकेज नहीं होती, सिर्फ इसके अंदर इस्कीमिया होगा, इसके अंदर इन्फार्क्शन नहीं होता। अब अगर इसके बाद हम इसकी डायग्नोसिस और असेसमेंट की बात की जाए, इस पेशेंट को हमने फर्स्ट लाइन पे क्या करना है, पेशेंट प्रेजेंट करेगा विद द चेस्ट पेन। तो जो भी आपके पास पेशेंट सीवियर चेस्ट पेन के साथ प्रेजेंट करेगा, आपने उसको फर्स्ट लाइन पे क्या करना है, फर्स्टली उसकी ईसीजी और उसकी हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन के ऊपर फोकस करना है। उसकी बेस पे हम उसको डायग्नोस और रूल आउट करेंगे, डिफरेंशियल्स को डायग्नोस करेंगे कि पेशेंट की चेस्ट पेन की कॉज क्या है। तो सबसे पहले क्या है कि अगर कोई पेशेंट चेस्ट पेन के साथ प्रेजेंट करता है तो उसके हम सिम्टम्स देखेंगे। जो चेस्ट पेन है वो उसके फीचर्स क्या होंगे। अगर तो पेशेंट कोरोनरी आर्टरी सिंड्रोम के साथ आ रहा है तो पेशेंट की जो चेस्ट पेन होगी वो एक्सर्शन से, कोई फिजिकल एक्टिविटी से वर्स होगी। उसके अलावा इसकी रेस्ट से ये पेन रिलीफ नहीं होगी, और उसके अलावा पेशेंट की बॉडी पोजीशन चेंज करने से इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, मतलब पेशेंट की जो चेस्ट पेन है रिड्यूस नहीं होगी। ना चेस्ट पेन पोजीशन चेंज करने से रिड्यूस होगी, ना रेस्ट करने से रिड्यूस होगी, और एक्सर्शन करने से वर्स होगी। ये इस चेस्ट पेन के फीचर्स होंगे। और इसके अलावा एक मेन फीचर ये होता है कि जो चेस्ट पेन होती है रेडिएट करती है एपिगैस्ट्रियम एरिया में, लेफ्ट आर्म, लेफ्ट पाम की तरफ, लेफ्ट हैंड की तरफ, आर्म की तरफ, लेफ्ट, उसके अलावा लेफ्ट शोल्डर की तरफ। पेशेंट की जो चेस्ट पेन होगी वो इसके अलावा नेक में आएगी। पेशेंट के लोअर जॉ में पेशेंट की जो चेस्ट पेन होगी रेडिएट करने की हिस्ट्री मस्ट होगी। इसके अलावा क्या सिम्टम्स होंगे, पेशेंट को चेस्ट डिस्कम्फर्ट होगा, चेस्ट में प्रेशर फील हो रहा होगा, पेशेंट को हार्ट बीट फील होगी, पेशेंट को पाल्पिटेशन हो रहा होगा, डिस्निया हो रहा होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में दुश्वारी आ रही होगी, पेशेंट को डायफेरेसिस होगा बहुत ज़्यादा, पेशेंट को स्वेटिंग हो रही होगी, नोजिया, वॉमिटिंग, डिजीनेस, एंड अल्टीमेटली पेशेंट बेहोश हो सकता है, सिनकोप हो सकता है। इसके अलावा रिलेटिव फीचर्स की बात करें, रिलेटिव हिस्ट्री की बात करें तो पेशेंट को हाइपरटेंशन की हिस्ट्री हो सकती है, डिस्लिपिडीमिया, डायबिटीज, टोबैको यूज, और पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री फॉर कोरोनरी आर्टरी डिजीज। ये सब हमने इसके अंदर पेशेंट की हिस्ट्री लेनी है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है उसमें लार्ज वेसल इन्वॉल्व है या स्मॉल वेसल इन्वॉल्व है। अगर तो स्मॉल वेसल इन्वॉल्व होंगे तो पेशेंट की सिम्टम्स माइल्ड होंगे, लेकिन अगर लार्ज वेसल इन्वॉल्व है तो उसके अंदर लार्ज वॉल्व का लार्ज एरिया जो है वो इन्फार्क्टेड होगा। तो उसको हम अगर मोर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होगा तो उसकी वजह से मायोकार्डियल डैमेज होने की वजह से जो उसकी कार्डियक आउटपुट होगा वो मोर ज़्यादा डिक्रीज होगा, तो कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगा। इसके अलावा अभी जो सीवियर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, मायोकार्डियल डैमेज का पेशेंट प्रेजेंट होगा वो प्रेजेंट हो सकता है विद कार्डियोजेनिक शॉक के साथ। कार्डियोजेनिक शॉक में क्या होगा, पेशेंट को हाइपोटेंशन होगी, क्लासिकल सिम्टम होगा पेशेंट का हाइपोटेंशन का। पेशेंट की एक्सट्रीमिटीज जो होंगी, हाथ पांव होंगे वो ठंडे होंगे, टैकीकार्डिया होगा, पेशेंट को स्किन जो होगी वो पेलर होगी, और डायफ्रेसिस होगी, मतलब पेशेंट को पसीना आ रहा होगा, हाथ पांव ठंडे होंगे, उनका रंग पीला पड़ा होगा। अगर उसकी हार्ट रेट चेक की जाए वो एलिवेट की होगी कंपनसेटरी मैकेनिज्म के अकॉर्डिंगली, और उसका जो ब्लड प्रेशर होगा शॉक की वजह से वो डिक्रीज कर जाएगा। इसके अलावा उसके एडिशनल हिस्ट्री आती है, वो क्या होगी, हमें पेशेंट में एविडेंस मिलेंगे एक्यूट हार्ट फेलियर के, जिसके अंदर क्या होगा, पेशेंट की जुगुलर वेन डिस्टेंशन मिलेगी, पेशेंट को लंग्स ऑस्कल्टेट करते हुए हमें क्रैकल्स का साउंड सुनाई देंगे, पेशेंट को न्यू S3 साउंड, S3 गैलप्स मिलेंगे, न्यू मर्मर्स या चेंजिंग मर्मर्स मिलेंगे, और थोपनिया मिलेगा, और एडिमा मिलेगा। ये सारे सिम्टम्स शो करेंगे पेशेंट के एक्यूट हार्ट फेलियर को। अब इसके अलावा
हम अगर हमें क्या कहते हैं पेशेंट की मिलती हैं, सस्पिशन होती है कि ये पेशेंट का क्या है, एक्यूट कार्डिक फेलियर है, पेशेंट को एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम है, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, एडिशनली सस्पेशन बेस पे हम इसके कार्डिक एंजाइम्स चेक करेंगे। कार्डिक एंजाइम्स के अंदर ट्रोपोनिन, ट्रोप आई और ट्रोप टी टेस्ट करवाते हैं। और उसके अलावा हम पेशेंट की हिस्ट्री जो है वो एक फीचर है वो चेक करेंगे। किस चीज़ का क्लासिकल फीचर होगा, पेशेंट की हिस्ट्री पूछनी है, हिस्ट्री जाननी है, हमें डायग्नोस करनी, रूल आउट करनी है कि आइदर पेशेंट को पास्ट स्टेबल एंजाइना की हिस्ट्री ना हो। अगर स्टेबल एंजाइना की हिस्ट्री हो गई तो उसमें हमने देखना है चेस्ट पेन के अंदर चेंजेस देखेंगे, जो कि चेस्ट पेन अंडर रेस्टिंग कंडीशन में भी मोर देन 20 मिनट्स मिलेगा, जो कि चेंज होकर मोर देन 20 मिनट्स हो गया होगा। या फिर इसके अलावा न्यू ऑनसेट ऑफ चेस्ट पेन होगी, जो कि उसकी फिजिकल एक्टिविटी को सीवियरली लिमिट कर देगी। इसके अलावा चेंज इन बेसलाइन एंजाइना मिलेगा, मतलब जो चेस्ट पेन है, एंजाइना है, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी ड्यूरेशन और ऑनसेट विद एक्सर्शन जो है वो हमें मिलेगा। लेस एक्सर्शन के साथ पेशेंट को कॉमनली और बार बार चेस्ट पेन स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा कुछ कंसिडरेशन होते हैं, जैसे कि सिस और ट्रांस फीमेल्स हैं, या ओल्डर पेशेंट है, या डायबिटिक पेशेंट है। ये वाले पेशेंट चेस्ट पेन के साथ प्रेजेंट करने की बजाय ये मोस्ट ऑफनली डिस्निया के साथ प्रेजेंट करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इसके पेशेंट के इनिशियल असेसमेंट जब कर रहे होंगे, मीनवाइल हमने क्या करना है, पेशेंट की आईवी असेसमेंट हासिल करनी है, एक्सेस करना है, आईवी लाइन पास करेंगे और पेशेंट को पेशेंट की कार्डियक मतलब हार्ट रेट और ऑक्सीजन सैचुरेशन को हम मॉनिटर करते रहेंगे। मीनवाइल क्या करेंगे, अगर सस्पिशन है तो हमने पेशेंट को मूना स्टार्ट कर देनी है। मूना क्या है, मूना निमोनिक है, एम फॉर मॉर्फिन, ओ फॉर ऑक्सीजन सप्लीमेंट, और नाइट्रेट्स और एस्प्रिन। पेशेंट को जो ऑक्सीजन सप्लीमेंट देनी है उसका हमारा गोल होगा कि इसकी सैचुरेशन अबव 90% रहे, 90 to 92% अबव रहे। नाइट्रेट्स देंगे पेशेंट को, नाइट्रेट्स हम सबलिंगुअली कॉमनली देते हैं, इसके अलावा हम पेशेंट को आईवी में भी दे सकते हैं नाइट्रेट्स। इसके अलावा हाई डोज हम एस्प्रिन देंगे, अराउंड 325 mg एस्प्रिन देंगे विच इज अ हाई डोज। और इसके अलावा पेशेंट को हाई इंटेंसिटी स्टैटिन्स देंगे। स्टैटिन्स में मोस्ट प्रेफरेबली अटोरवास्टैटिन हम रेकमेंड करते हैं। और इसके अलावा पेशेंट को बीटा ब्लॉकर्स देंगे, लाइक मिसोप्रोस्टोल, अटिनोलोल हम देंगे, ताकि पेशेंट का जो हार्ट की सब डिमांड है, ऑक्सीजन की डिमांड है वो कम हो, मायोकार्डियल डिमांड ऑक्सीजन की कम हो, जिसकी वजह से उसकी मोर्टेलिटी रेट कम हो जाएगा। इसके बाद अगर हम एसटी सेगमेंट एलिवेशन की बात करें तो इसके बाद अगर हम ईसीजी की बात करें तो ईसीजी के अंदर हमें टू कंटीजियस लीड के अंदर, टू कंसेक्टिव लीड्स के अंदर हमें क्या मिलेगी, एसटी सेगमेंट एलिवेशन मिलेगी, जो कंफर्म करता है कि ये स्टेमी है। इसके अलावा हमें न्यू लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक में मिल सकते हैं, जिसके फीचर्स क्या होंगे, जिसके अंदर क्यूआरएस कम्प्लेक्स जो वाइड होगा 120 ml से ज़्यादा वाइड होगा। इसके अंदर हमें एस वेव जो होगी वो डोमिनेंट मिलेगी, स्पेशली इन V1 लीड के अंदर। और इसके अलावा हमें ब्रॉड नॉच आर वेव मिलेगी with absence of Q wave specifically in later leads like V6। इसके अंदर हमें क्या होगा, एक हमें Q wave मिसिंग मिलेगी, ब्रॉड नॉइज्ड R वेव, डोमिनेंट हमारे पास एस वेव होगी, और उसके अलावा जो क्यूआरएस कम्प्लेक्स होगा उसके अंदर जो वाइडनेस होगी वो 120 ml से ज़्यादा होगी। तो इसकी बेस पे हम कह देंगे पेशेंट को ये स्टेमी है। अगर हमें स्टेमी डायग्नोस हो गया है, सस्पिशन है, तो डायग्नोस होने के बाद क्या करेंगे, डायरेक्टली हम कार्डियोलॉजी कंसल्टेशन करेंगे, ताकि हम पेशेंट की जो मायोकार्डियल इंफार्क्शन है उसको रिवर्ट कर सकें, उसको रिकवर कर सकें। हम क्या करेंगे, रीप्रोफ्यूजन इस्कीमिक टिश्यू के लिए क्या करेंगे, मेडिकल ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। मेडिकल थेरेपी में क्या होगा, मेडिकल थेरेपी को फौरी तौर पर स्टार्ट कर देना चाहिए, ताकि जो परफ्यूजन है उसको रीपरफ्यूज करके स्कीमिया को रिवर्ट कर सके या फर्दर डैमेज से बचाया जा सके। उसके लिए हम क्या करेंगे, पेशेंट के ड्यूअल एंटीप्लेटलेट थेरेपी स्टार्ट करेंगे। वन ऑलरेडी उसको क्या चल रही थी, एस्पिरिन चल रही थी, हाई डोज 325 mg में उसको चल रही है, लेकिन उसके साथ में एडिशनली हम उसको ओरली एंटीप्लेटलेट्स भी देंगे। साथ में एडिशनली क्या करेंगे, एंटीकोएगुलेंट्स इस्तेमाल करेंगे, लाइक क्लोपिडोग्रेल इस्तेमाल करेंगे, ताकि उसके थ्रोम्बोसिस रिलेटेड इस्कीमिक इवेंट्स के रिस्क को हम रिड्यूस कर सकें। इसके बाद हम क्या करते हैं, पेशेंट के जो सिम्टम्स है, प्रेजेंटेशन है, अगर तो पेशेंट प्रेजेंट करता है विद इन 12 आवर्स से पहले प्रेजेंट करता है, तो हम क्या करेंगे, रीप्रोफ्यूजन थेरेपी स्टार्ट करने से उसका फ़ायदा ये होगा कि अगर इन फ्यूचर हम क्या करते हैं,
इसको हम क्या करेंगे, लार्ज स्केल रिपर्फ्यूजन स्टार्ट करेंगे, लार्ज स्केल रिपर्फ्यूजन ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। उसकी वजह से जिस डैमेज होगा उसके रिस्क को हम रिड्यूस कर सकते हैं, उसके साथ कोई भी इसके अंदर इंजरीज, फर्दर इंजरीज नहीं होगी। तो उसके बाद हमें देखना होता है कि अगर पेशेंट 12 आवर्स से पहले आया है, 12 आवर्स से पहले आया है, उसके सिम्टम्स को कितने टाइम हो चुके हैं, 12 घंटे के सिम्टम्स हैं, उसमें से पेशेंट कितने टाइम पहले आया। अगर आपके पास पेशेंट प्रेजेंट किया है और आपके प्रेजेंट करने से पेशेंट के सिम्टम्स जो थे वो 90 मिनट्स पहले स्टार्ट हुए थे, तो हम क्या कर सकते हैं, हमारा ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होगा परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन स्टार्ट करेंगे। जिससे क्या होगा, हम बैलून डायलेट करके थ्रोम्बोस को रिमूव करके वहां पर स्टेंटिंग करेंगे। और साथ में उससे पहले हमने क्या करना, तो कोरोनरी आर्टरी एंजियोग्राफी करनी होती है। अगर तो पेशेंट जो है 90 मिनट्स के बाद आया है या फिर जो है परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन अनअवेलेबल है, परफॉर्म नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, फाइब्रिनोलिटिक ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर टीपीएस देंगे, टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटेड ड्रग्स देंगे। और साथ में ये देखना होता है कि पेशेंट को उनसे कोई कॉन्ट्राइंडिकेशंस ना हो, लाइक स्टेप्टोकाइनेज हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम ईसीजी की फाइंडिंग के अंदर हमें अगर एसटी सेगमेंट डिप्रेशन मिलता है, इसके अलावा ट्रांसवर्स जो टी वेव होगी वो इन्वर्टेड होगी, और उसके अलावा एडिशनली हमें पैथोलॉजिकल क्यू वेव मिलती है, तो हम सस्पेक्ट करते हैं कि ये एंस्टेमी हो सकता है, एंस्टेमी होगा या अनस्टेबल एंजाइना होगा। अब इन दोनों को रूल आउट करने के लिए, इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, स्पेसिफिकली ट्रोपोनिन टेस्ट करवाते हैं, कार्डियक मार्कर चेक करेंगे। अगर तो कार्डियक मार्कर पॉजिटिव आते हैं, उसका लेवल एलिवेटेड मिलता है, इंक्रीज मिलता है, तो हम सस्पेक्ट करेंगे वो एसटी एनस्टेमी है। और अगर हम देखें कि उसका लेवल नॉर्मल है, तो हम सस्पेक्ट करते हैं कि वो अनस्टेबल एंजाइना है। अगर तो हमें कार्डियक मार्कर से एलिवेट मिलेंगे तो उसको हम कंसीडर करेंगे एंस्टेमी में। अगर एंस्टेमी है तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, कार्डियोलॉजी कंसल्टेशन करेंगे, और साथ में क्या करेंगे, पेशेंट को ड्यूअल एंटी प्लेटलेट थेरेपी स्टार्ट करेंगे, और साथ में एंटीकोएगुलेशन स्टार्ट करेंगे, एंटीकोएगुलेंट स्टार्ट करेंगे, मतलब पेशेंट को आईवी में प्लस पेशेंट को ओरली हम एस्प्रिन देंगे, साथ में क्लोपिडोग्रल स्टार्ट करेंगे। साथ में हम क्या करेंगे, असेस करेंगे पेशेंट के ऑनगोइंग इस्कीमिक इवेंट्स को। अगर तो हमें कोई मार्कर्स नहीं, कोई फाइंडिंग नहीं मिलती है, तो हम क्या करेंगे, अपनी जो मेडिकेशन है उसको कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन अगर हमें कोई भी फाइंडिंग मिलती है, उसके अंदर चेंजेस मिलते हैं, तो हम क्या करेंगे, पेशेंट की पीसीआई की तरफ, मतलब अर्जेंट कोरोनरी एंजियोग्राफी करेंगे। उसकी बेस पर हम पेशेंट को पीसीआई, इमीडिएट पीसीआई करेंगे, या हम क्या करेंगे, मोर एक्यूरेट ट्रीटमेंट हमारे पास कैबेज कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफी करेंगे। अब बाईपास ग्राफी जो है उसकी इंडिकेशन क्या होगी, अगर तो मल्टीपल वेसल्स इन्वॉल्व है, या लेफ्ट उसके साथ में क्या है, लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज है, मेन कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, इन दोनों की बेसिस पे हम क्या करेंगे, पेशेंट के कैबेज करेंगे। इसका फायदा क्या होगा, एक तो इसके अंदर मोर कंप्लीट रिवास्कुलराइजेशन हो जाती है, प्लस साथ में क्या है, इसकी बेटर आउटकम्स आते हैं। इस तरीके से हम एंस्टेमी को ट्रीट करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास जो ट्रोपोनिन लेवल्स हैं वो नॉर्मल आएगा, तो हम उसको अनस्टेबल एंजाइना की बेस पे ट्रीट करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, पेशेंट की चेक करेंगे कि पेशेंट के पहले अर्ली स्ट्रेटिफिकेशन करेंगे। अर्ली स्ट्रेटिफिकेशन के अंदर हमारे पास दो स्कोर्स आएंगे, एक टीमी स्कोर होगा और दूसरा ग्रे स्कोर होगा। इनकी बेस पे हम पेशेंट को हाई रिस्क या लो रिस्क कंसीडर करते हैं। अगर तो पेशेंट हाई रिस्क वाला होगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले नंबर पे तो विद इन 24 आवर्स उसकी क्या करेंगे, एंजियोग्राफी करवाएंगे, और एंजियोग्राफी के बाद हम क्या करेंगे, पेशेंट के एंटीप्लेटलेट और साथ में एंटी थ्रोम्बोटिक मतलब एंटीकोएगुलेंट स्टार्ट करवाएंगे, और साथ में एडिशनली एंजियोग्राफी की बेस पर पीसीआई या कैबेज कंटिन्यू करेंगे। और अगर उसके बाद हम देखते हैं कि अनस्टेबल एंजाइना है लेकिन पेशेंट लो रिस्क का पेशेंट है, तो उसमें हम क्या करेंगे, नॉन इन्वेसिव स्ट्रेस टेस्ट करेंगे। अब स्ट्रेस टेस्ट के बेस पे हम उसकी डायग्नोसिस बनाएंगे। अगर तो स्ट्रेस टेस्ट एबनॉर्मल आता है तो क्या करेंगे, हम कोरोनरी आर्टरी एंजियोग्राफी करेंगे, जिससे हमें कंफर्म होगा कि आइदर पेशेंट जो है एंजाइना का है या एंस्टेमी का है। उसकी बेस पे हमने क्या करना है, फिर फर्दर एंटीप्लेटलेट्स और एंटीकोएगुलेंट स्टार्ट करने हैं, या डायग्नोसिस के बेस पे जो प्रेजेंटेशन होगी आपकी एंजियोग्राफी की, उसकी बेस पे हमने पीसीआई और कैबेज परफॉर्म करना है। लेकिन अगर जो है नॉन स्ट्रेस टेस्ट जो है, नॉन इन्वेसिव स्ट्रेस टेस्ट है, वो नॉर्मल आता है, तो फिर हम क्या करेंगे, अल्टरनेटिव उसकी डायग्नोसिस कंसीडर करेंगे कि देयर विल बी अनदर कॉज ऑफ द चेस्ट पेन।
और ये चीज़ याद रखनी होती है, चाहे अनस्टेबल एंजाइना है चाहे एनस्टेमी है, दोनों के अंदर हमने फाइब्रोलाइसिस मतलब टीपीएस को इस्तेमाल नहीं करना होता। नेवर कंसीडर्ड, नेवर इंडिकेट फॉर स्टेमी और अनस्टेबल एंजाइना लाइक टीपीएस, स्ट्रेप्टोकाइनेस। इसके बाद अगर जो ईसीजी होगी, ईसीजी की फाइंडिंग हमें नॉर्मल मिलती है, ईसीजी के अंदर हमें लीड्स के अंदर कोई फाइंडिंग नहीं मिलती। लाइक 6 आवर्स के बाद ईसीजी रिपीट कर रहे हैं तो ईसीजी के अंदर हमें कोई फाइंडिंग नहीं मिलेगी। लेकिन हमें क्या है, पेशेंट की हिस्ट्री, पेशेंट की प्रेजेंटेशन ये बता रही है कि पेशेंट एसीएस का पेशेंट है, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम का पेशेंट है। तो हम क्या करेंगे उसके अंदर, फिर पेशेंट का हम सीरियल ईसीजी करवाएंगे और ट्रोपोनिन करवाएंगे। अगर तो सीरियल ईसीजी लेवल जो है वो नेगेटिव आता है, टेस्ट नेगेटिव आता है, तो फिर हम सेम क्या करेंगे, नॉन इन्वेसिव स्ट्रेस टेस्ट परफॉर्म करेंगे। अब अगर स्ट्रेस टेस्ट नॉर्मल आता है तो उसमें भी हम फिर अदर डायग्नोसिस कंसीडर करेंगे। लेकिन अगर वो एबनॉर्मल आता है तो वो विल गो फॉर एंजियोग्राफी। सेम अगर हमें सीरियल ईसीजी जो है वो और ट्रोपोनिन जो है वो ये एबनॉर्मल मिलते हैं तो उन केसेस के अंदर हम क्या करेंगे, पेशेंट की फिर हम एंजियोग्राफी की तरफ जाएंगे ताकि हम इसकी अंडरलाइन कॉज ढूंढ सकें।